गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर 3 में वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले एनसीईआरटी की वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद जो है मैं एक दो वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगा जिस टाइप के आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए। ठीक है, तो चलिए फिर सीधा करते हैं क्वेश्चंस और टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हम लोग एनसीईआरटी की जो है अगली एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो चलिए, इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन ही मैं आपको करा पाऊँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े से लॉन्ग हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, इसलिए हम आज केवल इन्हीं 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आखिर वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। पहली बात तो आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझना होगा। देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। जैसे आपको नदी में तैरना हो, ठीक है, सपोज करिए आपको नदी में तैरना है, तो आप नदी में 2 तरीक़ों से तैर सकते हैं। कैसे? एक तो आप जिस तरफ पानी बह रहा है उधर को आप तैरेंगे, और एक तरीके से क्या होगा, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आप स्विमिंग करेंगे। 2 तरीके के हो गया ना। तो जब आप पानी जिधर को फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम जो आपकी स्पीड होती पानी की डायरेक्शन में, तो उस स्पीड को डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, अगर आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं या फिर मतलब स्विमिंग करते हैं, तो उस केस में जो आपकी स्पीड होगी या फिर आप उसको जो कहा जाएगा उसको कहा जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, और डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के साथ साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब आप सपोज कर लीजिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लेते हैं नदी है ना, और इसमें जो नदी में पानी का जो फ्लो है कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब पानी इस तरीके से जा रहा है, और आप जो है इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के साथ साथ में, यानी पानी भी इधर को जा रहा था, अगर उसने भी इधर को डिस्टेंस ट्रेवल की तो 20 किलोमीटर वो गई है 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। उस सेकेंड बात इन्होंने ये कहा है कि एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर गई है इन 2 आवर्स। ठीक है, मतलब रितु जो है अगर वो डाउन स्ट्रीम गई है मतलब कि पानी की डायरेक्शन में, तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा पा रही है, और अगर वो 4 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अप स्ट्रीम में गई है तो 2 घंटे तब भी लग रहे हैं। और आपसे पूछा गया कि उसकी स्पीड बताओ, मतलब रितु के तैरने की स्पीड बताओ, और आप मुझे ये बताओ कि करंट की स्पीड मतलब वाटर की स्पीड, आप दोनों की स्पीड आपको पूछी गई है। आप उससे पहले एक चीज़ मुझे बताइए, इसमें क्या है ना, थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। आप रिलेटिव स्पीड को छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान न दीजिए। आप ऐसे सोचिए कि आपने सोचा कि आप तैरने गए नदी में, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, कोई नदी जरूरी नहीं, बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपने सोचा कि मैं इसमें जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरूँगा। आपने सोचा, क्या सोचा कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरूँगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आप 5 किलोमीटर तैर पाएंगे पर आवर की स्पीड से? तो नहीं तैर पाएंगे। क्यों नहीं तैर पाएंगे? क्योंकि पानी भी तो आपको वापस फेंकेगा ना, उसकी भी तो कुछ स्पीड होगी। अगर आपने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने के बारे में सोचा, मैं मान लेता हूँ कि जो उसमें नदी में जो पानी की जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आपको पीछे फेंक देगी, तो आप कितनी स्पीड से जा पाएंगे? 5 - 2 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा पाएंगे। यानी कहने का मतलब जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जितनी स्पीड से जाएंगे वो क्या कर देगा, वो पानी अपनी स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा। भाई आपने सोचा कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा, लेकिन 2 किलोमीटर पर आवर पानी की स्पीड थी, वो कम नहीं कर देगी आपकी स्पीड। यानी इस केस में आप 1 घंटे में केवल 3 किलोमीटर ही जा पाएंगे। अगर यही चीज़ हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, अगर हिंदी में मैं इसको बताऊं तो डाउन स्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं अनुकूल। ठीक है ना, मतलब पानी की डायरेक्शन में आप जा रहे थे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से,
पानी भी जा रहा था 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तब आपको पानी भी तो साथ साथ में लेके जाएगा ना। जब आप पानी की डायरेक्शन में जाएंगे तब आप 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं पानी की, तो वहाँ पर स्पीड माइनस हो जानी है, और जब डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के साथ साथ जाना है तब उस केस में स्पीड क्या है, ऐड हो जानी है। और जब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसकी स्पीड क्या है, माइनस हो जानी है। दो बातें, यानी कि अप स्ट्रीम में जो है माइनस कर देते हैं स्पीड को, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तब फॉर्मूले में रखते हैं। और फॉर्मूला कौन है, फॉर्मूला वही है पुराना जाना पहचाना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। अब मुझे दोनों की स्पीड बतानी है, तो मैं दोनों की स्पीड को कुछ लेट कर लेता हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ रोविंग, मतलब उसके तैरने की जो चाल है, लेट द स्पीड ऑफ रोविंग बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आपको मैंने क्या बताया कि आप इन स्पीड को उसमें नहीं रखेंगे, फॉर्मूले में। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हमारी माइनस हो जाती है, इसीलिए हम दोनों की स्पीड को माइनस करके रखेंगे। और माइनस किससे करेंगे, या तो बोट होगी या फिर जो बंदा वहाँ पर तैर रहा होगा उसकी स्पीड से माइनस करना है। तो हम पहले दोनों स्पीड निकाल देते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड तो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे रीतू तैर रही थी, इसकी स्पीड से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। और डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या कहा, दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसमें क्या कर देंगे, दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि जो है डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर गई है, तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए पहले। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। देखिए 20 किलोमीटर गई है तो डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर। किस स्पीड से गई है भैया, डाउन स्ट्रीम गई थी, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कौन सी, ये रही x प्लस वाई, ठीक है। इनटू टाइम, टाइम कितना लगा था उसे, 2 घंटे लगा। तो 2 से अगर आप इसको काट देंगे, 2 दहम 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। एंड दूसरा केस ले ले अगर हम, डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि डाउन अप स्ट्रीम जाना है, तो माइनस करके स्पीडों को रखना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा, 2 घंटे। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई यानी कि 2 2 जा 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की स्पीड पता कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, मैंने देखा है माइनस में है, प्लस में ऐड करने से कट जाएंगे, तो ऐड कर देते हैं 1 + 2। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x। और 10 में आप 2 ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू आ गई 6। और इस x की वैल्यू इसमें रख देते हैं या फिर सेकेंड में रख देते हैं, बाई 1। x की वैल्यू है 6 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि y इज इक्वल टू 4। तो दोनों आंसर आ चुके हैं, आप लास्ट में लिख देंगे। देखिए x क्या थी, रोविंग ऑफ स्पीड थी, तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ रोविंग, स्पीड ऑफ रोविंग कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, या वाटर लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट ये कितने आ गए, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे और यही सवाल के सही उत्तर हैं। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपको क्या याद रखना था कि जब अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों की स्पीड माइनस करके फॉर्मूले में रखते हैं, जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप दोनों की स्पीड प्लस करके रखते हैं। वो कहीं भी यूज हो करे, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, प्लस और माइनस। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये भी थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 वोमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एंड वर्क इन 4 days। यानी कि 2 वोमेन, यानी आप कोई वोमेन जानते हैं, 2 महिलाएं, 2 वोमेन प्लस 5 men कैन फिनिश द वर्क इन 4 days इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by
ए वोमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। यानी क्वेश्चन में कह रखा है कि 2 महिलाएं और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर पाएंगे, जबकि 3 महिलाएं और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। और आपको बताना है कि एक महिला और एक आदमी अकेले अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर सकते हैं। तो आप पता क्या करेंगे, मैं आपके तरीके से सोचूंगा, बताता हूँ मैं क्या करूँगा। हम लोग मान के चलते हैं कि चलो ठीक है भाई, हमसे पूछा गया एक महिला कितने दिन में कर सकती है, मतलब एक जो वोमेन है कितने दिनों में वर्क को फिनिश कर सकती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट वन वोमेन कैन फिनिश द वर्क in X days and a man in Y days। यानी आपसे जैसे पूछा गया था कि भैया बताओ कि एक महिला और एक आदमी कितने दिनों में इस काम को कर सकते हैं अकेले अकेले, तो आप यही मान लेंगे कि चलो भैया ठीक है, एक वोमेन जो 1 दिनों में कर देगी और एक आदमी जो है वो वाइट डेज में फिनिश कर देगा वर्क को। तो आप पता क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 2 महिलाएं थी, अगर एक महिला X दिन में तो 2 महिला 2X दिन में, है ना। उसके बाद 5 मैन तो 5Y बराबर क्या कर देते 4। दूसरी इक्वेशन क्या करते 3 महिलाएं यानी कि 3X और 6 आदमी का मतलब 6Y इज इक्वल टू क्या कर देते 3, और इन दोनों को सॉल्व कर देते। बट ये इक्वेशंस आपकी सही नहीं है कि ये आपके हिसाब से आप ऐसा सोचते, तब मैंने बताया कि आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते तब शायद आप ऐसे सोचते, बट ये लॉजिक गलत है, ठीक है ना, ये लॉजिक सही है नहीं। तो फिर कैसे करेंगे, आप मुझे एक चीज़ समझाइए, मैं अभी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लेते मैं किसी एक काम को 5 दिनों में कर सकता हूँ तो एक दिन में कितना करूँगा बताइए। मैंने कहा कि मैं किसी एक काम को 5 दिनों में कर सकता हूँ, 5 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करूँगा 1/5। भाई जब मैंने 5 दिन में एक काम किया तो एक दिन में एक 1/5 काम किया होगा ना 1/5। या फिर मैं कहूँ कि मैंने एक काम को 10 दिनों में किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा 1/10, ऐसे करेंगे ना। तो वही चीज़ बताइए मुझे, अगर एक महिला अगर 1 दिनों में करती है तो इसका 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा 1 डेज वर्क, मतलब एक दिन का काम 1 डेज वर्क ऑफ वोमेन 1 डेज वर्क ऑफ वोमेन क्या हो जाएगा 1/X। जैसे मैं कह रहा था कि मैंने 5 दिनों में कर सकता हूँ तो एक दिन में 1/5 हो जाएगा। वैसे ही अगर एक महिला X दिनों में कर सकती है तो एक दिन का क्या हो जाएगा 1/X एंड 1 डेज वर्क ऑफ ए मैन का क्या हो जाएगा, यानी एक आदमी किसी काम को Y दिनों में करता है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/Y। लेकिन जो ये वर्क हुआ है ना 4 दिनों में, ये 4 दिनों में वर्क हुआ है, आप मुझे बताओ कि इनके द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, क्योंकि 4 दिन में हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि चलो ठीक है भाई 2 महिलाएं और 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप सोचिए, यहाँ पे समझना है आपको अच्छे से कि देखो अगर एक महिला या फिर एक वोमेन एक दिन में इतना काम करती है तो 2 महिलाएं कितना करेंगी 2/X, ये तो करेंगे। अगर एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 5 आदमी कितना करेंगे 5/Y, और ये दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इनका 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा, इनका भी 1 डेज वर्क। बताओ, मतलब समझिए इस चीज़ को, हो सकता है आपको अभी अच्छे से ना समझ में। मैंने क्या किया, मैं एक दिन का वर्क निकाल रहा हूँ, मतलब एक महिला एक दिन में, मतलब एक काम को 1 दिनों में करी तो एक दिन में 1/X काम करेगी। वैसे ही अगर एक आदमी Y दिनों में करता है तो एक दिन का में 1/Y वर्क करेगा। वैसे ही ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, ये तो 4 दिनों में कर रहे हैं ना, तो एक दिन में 1/4 नहीं काम करेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे 1/4 के इक्वल, क्योंकि इन सभी का 1 डेज वर्क है, यानी कि 2/X प्लस 5/Y इज इक्वल टू 1/4। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। एंड वैसे ही इसको भी करेंगे, इसको लिखेंगे 1/X यानी कि 3 1/X प्लस 6/Y, और इधर भी पलट देंगे 1/3, ठीक है ना। अगर आपको डाउट आ रहा, देखिए यहाँ पे आता ही आता है डाउट, क्योंकि एक तो अनोखा क्वेश्चन है एक,
तो आपको करना क्या है, आप ऐसा तो सोचेंगे ही ना, आपको करना क्या है, इन सबको डिवाइड में कर देना, 1/x 1/y 1/4, ये नहीं चेंजेस करने हैं, 1/x 1/y 1/3, ऐसे करके आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा। क्योंकि आपकी बुक में भी जो है ये सब बड़ा मुश्किल से लिखा हुआ मिलता है, डायरेक्ट यही लिखा होता है। आप क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि एक महिला और एक आदमी एक दिन में कितना कितना वर्क कर सकते हैं, मतलब एक वर्क को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये जो वर्क है अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो 1/x है वो a है और जो 1/y है वो क्या है, b है। तो ये हो जाएगा 1/x को a मान लिया तो 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b = 1/4, यहाँ भी 3a + 6b = 1/3। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से मुझे a और b निकलेगा, a यहाँ रखूँगा तो x आ जाएगा, यहाँ रखूँगा तो b आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी y आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या था, मैंने बताया था कोई एक वेरिएबल को बराबर कर दो, मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 की मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 है, इसमें 3 करेंगे 3 × 5 = 15 b, जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, इसमें 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a + 2 × 6 = 12b = 2/3, दोनों को माइनस कर दो, a माइनस ये माइनस, सॉरी ये तो 6 हो गया होगा ना, जब 2 से मैंने मल्टीप्लाई की तो 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, बाकी ठीक है, ये कट गया। 15b से 12b घटाओ, कितना आ जाएगा, 3b, और यहाँ पे क्या है 3/4 से माइनस करना है 2/3 हो जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तो 3b = क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 8 9 से 8 जाएगा 1, 4 वो सॉरी 3 डिवाइड में जाएगा, 12 × 3, तो b = 1/36। और b किसे माना था, b हमने लेट किया था 1/y को, यानी कि 1/y जो है 1/36 आ गया, पलट देंगे तो y = कितना आ जाएगा, 36। यानी कि एक अकेला आदमी, क्योंकि वाई डेज वर्क कौन कर रहा था, वाई दिनों में कौन वर्क कंप्लीट कर रहा था, मैन, यानी कि एक मैन जो है 36 डेज में अपना वर्क अकेले कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना। वैसे ही इस y की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली x आ जाएगा, तो बाई 1 2/x + 5/y है 36 = 1/4, इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये प्लस में है, जाके उधर माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 9 से मल्टीप्लाई, तो 2/x = 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4/36, तो 4 × 1 = 4, 9 × 36, 2/x = 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 2 = 18, यानी x = 18, यानी कि एक महिला जो है 18 दिनों में अकेले वर्क कंप्लीट कर देगी, और जबकि एक आदमी जो है उसी वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है ये भी कि आप 100% इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे। तो जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए, दोबारा वीडियो देखिए, कई बार सोचिए उसके बारे में, तब आपको आ जाएगा, ठीक है ना। होता क्या है, देखिए 2-3 तरीके की बातें होती। कुछ स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को शायद वो पहली बार में समझ पाते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते, कुछ 2-3 बार में समझ में आता, बट आता ज़रूर समझ में, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिएगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी रूही जो है 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर के। मैं मान के चलता हूँ वो इस जगह से इस जगह तक जाती है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर है। पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय ट्रेन, यानी कुछ ट्रेन से जाती है और कुछ बस से जाती है। मैं सपोज करता हूँ कि वो यहाँ तक जाती है ट्रेन से, ठीक है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, और उसके बाद जाती है बस से। मतलब 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कुछ जा रही है ट्रेन से और कुछ जा रही है बस से। तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, इतनी डिस्टेंस ट्रेन से जाएगी, बाद में जाएगी बस से, ठीक है। अब आगे क्या कहा है कि सी टेक्स 4 आवर्स, यानी उसे 4 घंटे लगते हैं।
इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी अगर वो 60 किलोमीटर बाई ट्रेन जाती है, एंड द रिमेनिंग बाई बस, भैया 300 किलोमीटर में अगर 60 किलोमीटर कोई ट्रेन से गया है तो बचा 240 किलोमीटर, वो कहाँ से जाएगा? बस से जाएगा। तब उससे जो 6 घंटे लगे हैं, ये इसका जो टाइम लगा है वो 6 घंटे लगा है। कितना टाइम लगा है? 6 घंटे। दोबारा क्या कहा इन्होंने कि इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, दूसरे दिन उसने जो 100 किलोमीटर जो है ट्रेन से गया है, वो मतलब ट्रेन से गई, और रिमेनिंग बाई बस बचा 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तब जाके उसे जो है 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मतलब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, 200 किलोमीटर बस से जाए, तब उसे अभी तक जो 6 घंटे लग रहे थे ना, उसमें 10 घंटे और ज़्यादा लगे हैं, यानी कि 10 मिनट ज़्यादा लगे हैं। घंटे ज़्यादा नहीं लगे। 6 घंटे कि 4 घंटे हैं? 4 घंटे हैं, 6 नहीं है, 4 घंटे हैं। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए। मतलब एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि भैया 300 किलोमीटर की दूरी थी, रूही कुछ जो है ट्रेन से जाती है और कुछ डिस्टेंस बस से जाती है। पहला इन्होंने कहा कि 4 घंटे उसको लग गए जब 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, बाकी जो 240 किलोमीटर डिस्टेंस थी वो बस से गई, तब उसे 4 घंटे लगे। अब उसके बाद दूसरे दिन उसे 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया और 200 किलोमीटर बाकी रास्ता बस से गई, तब जाके उसे 10 मिनट और लगे। मतलब 4 घंटे तो लगे ही लगे, 10 मिनट और लगे। अब आपसे पूछा गया कि भैया मुझे ट्रेन और बस दोनों की स्पीड बता दूं। क्या कह रहे हैं कि मुझे ट्रेन और बस दोनों की स्पीड बता दूं। आप मुझे एक चीज़ बता दो, बस क्वेश्चन ख़त्म। भैया आप ऐसा करो ना, ट्रेन की स्पीड पूछेगी तो मैं मान के चलता हूँ कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ जो आपसे पूछा गया। आप यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी है तो मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, ये जो 4 घंटे जो टाइम है, क्या केवल ट्रेन के द्वारा जो लिया गया टाइम था वो है कि इन दोनों का टाइम मिला के दिया गया? तो आप कहेंगे दोनों का। भाई टोटल 4 घंटे लगे ना, तो मैं करता क्या हूँ कि ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगा और बस से जाने में कितना टाइम लगा, इन दोनों टाइम को ऐड करके 4 घंटे के बराबर रख दूंगा, क्योंकि मुझे दिया गया कि भैया टोटल 4 घंटे का टाइम लगा। अब मुझे बताओ कि टाइम बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे कि जो टाइम बराबर होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे टाइम निकालो। अब मैं देखिए टाइम निकालूंगा, सीधे टू लिखूंगा। यहाँ पे टाइम t1, तो t1 टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और ट्रेन से गई थी तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x। और यहाँ का टाइम मैं निकालता हूँ t2, डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे? 240। किससे गई थी? बस से। बस की स्पीड थी भाई। अभी दोनों का जो टाइम है वो मुझे 4 घंटे दे रखा है, यानी कि 60 अपॉन x प्लस वाई 240 अपॉन वाई, ये जो टाइम है मुझे 4 घंटे दिया गया। रही मेरी पहली इक्वेशन। और यहाँ पे दोबारा जब वो गई है बस से, सॉरी मतलब कि क्या कहते हैं 100 किलोमीटर ट्रेन से गई, तब टाइम कितना लगा होगा? तो मैं टाइम निकालना चाहूँगा तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होगा। डिस्टेंस कितनी? 100 है। स्पीड, और स्पीड कितनी है? चूँकि ट्रेन से गई थी, ट्रेन की स्पीड है x। और यहाँ पे जो टाइम t2 है, यहाँ पे t1 लिख दीजिए, डैश लगा दीजिए, नहीं मिक्स हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 200 और स्पीड कितनी है? y। तब ये टोटल टाइम जो है इतना लगा है, यानी कि 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 घंटे 10 मिनट। ये 10 मिनट में है, 4 घंटे में है, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। ये रही मेरी दोनों इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, 125 अपॉन 6, ठीक है ना। मैंने इसको क्या कर दिया? पूरा का पूरा आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें किसी एक को बराबर करके माइनस कर देते हैं, या फिर आप पिछले क्वेश्चन की तरह 1 अपॉन x को कुछ मान लीजिए, 1 अपॉन y को कुछ मान लीजिए, या फिर डायरेक्ट इक्वल कर देते हैं ना, क्या करना मान के। तो इसमें 6 यहाँ पे शायद 60 था और यहाँ पे 100 है, तो ऐसा मैं करता हूँ ना, मैं किसी एक को बराबर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब किसको बराबर करें? तो ऐसा करते हैं हम, इसमें यहाँ पे 600 बना देते हैं, यहाँ भी 600 बना देते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 600 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और यहाँ पे 600 बनाने के लिए 6 से, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, सब में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 600/x हो जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 हो जाएगा। जब यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा। ये रही मेरी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे 6 से 600x, 6 2 जा 12, 1200/y। जब इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या है, गायब हो जाएगा, यानी कि 25। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूँ, और जब मैं माइनस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा। यह है 1200/2400/y, 2400/y माइनस का 1200/y, और ये RHS में क्या है 40 माइनस का 25। डिनोमिनेटर इक्वल है तो 2400 से 1200 माइनस करोगे तो 1200/y आएगा, और इधर आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि y इक्वल टू हो जाएगा 1200/15, यानी कि 15 8 यानी 15 8 जा 180, यानी कि 80 km/h स्पीड आ गई। y किसकी स्पीड थी, बस की। तो आप लिख सकते हैं हेंस द स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h। लेकिन अभी तक ट्रेन की स्पीड नहीं आई है, तो क्या कर सकते हैं, इस y की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ बाई 1, x आ जाएगा तो 60/x प्लस 2400/y, y आ गया 80 इज इक्वल टू 4, ये कट गया 8 3 जा यानी कि 30 हो गया, ये होगा 0 से 0 कट गया, 8 3 जा तो हो गया 60/x प्लस 30 इज इक्वल टू 4। इतना ही होगा, या फिर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई मुझसे, सॉरी यहाँ पे 2400 नहीं, केवल 240 ही है ना, 240 है तो एक जीरो यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो 60/x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी कि 60/x इज इक्वल टू 1, और आप इसको इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 km/h, ठीक है ना। बस यहाँ पे एक ही जीरो था, 240 मैंने एक जीरो और ज़्यादा लगा दिया था, इसलिए मैंने बाद में एक जीरो को उड़ा दिया, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे केवल 30 आएगा। अगर 240 को 80 से भाग दोगे तो 3 ही आएगा ना। तो यानी कि जो ट्रेन की जो स्पीड आ गई है वो आगे 60 km/h। आप एक ब्यूटीफुल लाइन्स यानी कि सुंदर लाइनों में यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 km/h एंड द स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना ही बनना है, ठीक है ना। ये जनरली जो है आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ खास था नहीं, बस ये मुझे थोड़ा सा चार्ट समझना था वो क्या कह रहा है। मैंने कोशिश कर दी पूरी एक्सप्लेन करने की, अब मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पढ़ने वाले हैं आप उनको भी इसके बारे में बताइए ना, कि आप वहाँ पे जो ऐसा पढ़ाया जा रहा है। बाकी आपकी जो इच्छा है, अगर आपको पसंद आया तो आप ऐसा करेंगे ही करेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।